जी हाँ, तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रिवाइज़ नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं। वो चीज़ें क्या चेंज की गई हैं मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपका है सीरियल नंबर 9। अगर आपने इसमें पहले के नोटिफिकेशन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें लिखा हुआ था कि भाई सीईटी के बाद ग्रुप सी के लिए तो आयोजित की ही जाएगी दूसरी परीक्षा, लेकिन ग्रुप डी के भी कुछ पदों के लिए आयोग मतलब लिखित परीक्षा या फिर कौशल परीक्षा आयोजित कर सकता है। लेकिन ये जो नया नोटिफिकेशन है इसमें ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि ग्रुप डी के लिए भी एक अन्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। देखिए, जैसे कि इसमें ग्रुप ग पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया दी हुई है, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि उपरोक्त खंड 7 के उपखंड 11 के अनुसार सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के प्रकाशन के बाद भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को विज्ञापित पदों की कौशल तथा या लिखित परीक्षा आयोजित करने के पाठ्यक्रम प्रक्रिया रीति तथा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तथा या अनुभव प्राप्त करने के लिए अंतिम तिथि सहित आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाएगा। विज्ञापन जारी करने पर आयोग उस पद के लिए कौशल या लिखित परीक्षा में बैठने हेतु इच्छुक उम्मीदवार की जानकारी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन आमंत्रित करेगा। ठीक है, तो इसमें ये तो पहले से था उसमें कि भाई ये है, अगर 5 गुना और ये 50 से अधिक है तो 4 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा उसमें परीक्षा के लिए, इसमें ये लिखा हुआ है। और लेकिन इसमें जो ग्रुप डी के लिए है, ये देखो, ग्रुप घ पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया, तो इसमें है कि आयोग सामान्य पात्रता परीक्षा के अंकों तथा 5% की दर पर अनुज्ञा सामाजिक आर्थिक मानदंड अधिमान यदि कोई हो के आधार पर संबंधित प्रवर्गों में चयन सिफारिश करने या प्रतीक्षा सूची के लिए उम्मीदवारों की चयन सूची तैयार करेगा तथा खंड 12 के अनुसार वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। भर्ती के लिए उपलब्ध पदों को आयोग द्वारा उन पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक उम्मीदवार की जानकारी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर की मेरिट सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापित किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि पहले उनकी जो है मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी, फिर उसके बाद उसके स्कोर के आधार पर उनसे वो जो उनके पास अवेलेबल पद हैं उनको जारी किया जाएगा, विज्ञापित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार विज्ञापन में यथासूचित ऐसी अंतिम तिथि तक अपनी पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके आयोग वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन करेंगे। तदनुसार आयोग ग्रुप घ पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को नामों की सिफारिश करेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही वो नामों की सिफारिश कर देंगे। आगे भी इसमें बताया गया है, आयोग द्वारा उम्मीदवार के नामों की सिफारिश मेरिट के क्रम में पात्र उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को की जाएगी तथा ऐसे उम्मीदवार जब तक सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर के आधार पर आगे चयन के लिए विचारे जाने हेतु अपात्र होंगे जब तक वे सामान्य पात्रता परीक्षा में नए सिरे से नहीं बैठते हैं तथा नया सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब कि एक बार उसका जारी हो गया, रिकमेंड कर दिया उसका नाम, उसके बाद वो ज्वाइन करता है या नहीं करता है, उसको अलग से दोबारा से उसके लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक वो नया अपना स्कोर प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें कहीं पर भी अलग से परीक्षा के आयोजित करने की बात नहीं है। उसके बाद मेरिट लिस्ट की बात की हुई है इसमें, वेटिंग लिस्ट की बात की हुई है। वेटिंग लिस्ट में मिनिमम 2 उम्मीदवार हो सकते हैं और ज़्यादा उम्मीदवार होने पर मैक्सिमम 10% तक की वेटिंग में रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी सबसे पहली बात। और उसके बाद में इन्होंने सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में कुछ बदलाव किया है। बदलाव क्या किया है, उसमें सिर्फ इन्होंने एक व्याख्या की है। ये व्याख्या यहाँ पर दी हुई है, लेकिन ये व्याख्या से ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न ज़्यादा लग रहा है इसमें, क्योंकि इसमें देखो पहले से क्या था, ये तो इसमें पहले से ही था कि आवेदक ना तो स्वयं और ना ही आवेदक के परिवार में से कोई व्यक्ति हरियाणा सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग, बोर्ड, कंपनी, प्राधिकरण में नियमित कर्मचारी है। तो नियमित कर्मचारी है, था, रहा है। अगर नियमित कर्मचारी है, नहीं है, तो मतलब तब उसको मिलेंगे नंबर वो। और ये तो अब अंडरस्टूड है, अगर नियमित कर्मचारी है तो इसका मतलब जो डीसी रेट पर लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे, वो उनको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन इन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया है यहाँ पर, नियमित कर्मचारी शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो संविदात्मक आधार
यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर दैनिक मजदूरी, डेली वेज या अतिथि अध्यापक, गेस्ट टीचर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इत्यादि के रूप में कार्यरत है। ठीक है। अब लेकिन इसमें ये एक दूसरा पॉइंट है कि भी आवेदन के वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष के सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से परिवार की सकल वार्षिक आय केवल 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब इसमें देखने की बात यह है कि अगर अतिथि अध्यापक होगा कोई, तो अतिथि अध्यापक की सैलरी 1,80,000 रुपये से कम कैसे हो जाएगी, यानी कि सिर्फ 15,000 महीना से कम कैसे हो जाएगी, जबकि उनकी सैलरी 27,000 से लेकर 37,000 तक की सैलरी है। तो या तो ये सिर्फ एक कंडीशन में हो सकता है कि अगर वो पास्ट में रहा हो, अगर बाद में रिटायर हो गया हो, तब ये कंडीशन वो फुलफ़िल कर सकता है कि गेस्ट टीचर पहले रहा हो लेकिन अब ना हो। लेकिन अगर अभी गेस्ट टीचर जो होगा तो उसकी सैलरी तो इससे ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है। तो एक ये इन्होंने इसमें ऐड किया है। और दूसरा उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि इसमें है कि यदि व्यक्ति स्वयं या उसका पारिवारिक सदस्य अधिमान के लाभ सहित या के बिना एक बार चयनित नियुक्त हो जाता है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को उसी या किसी अन्य पद जिसके लिए उपरोक्त पैरा 2 में यथा परिभाषित किसी पारिवारिक सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है पर चयन नियुक्ति के लिए अधिमान हेतु विचारा नहीं जाएगा। अब इसकी इन्होंने व्याख्या दी है कि एक बार चयनित नियुक्त शब्द में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जिसकी सेवा माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण के निर्देशों की अनुपालना में घोषित चयन सूची में संशोधन के कारण समाप्त की गई है। ऐसे मामले में उस चयन नियुक्ति को इस प्रयोजन के लिए उपेक्षित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जैसे क्लर्क का जो रिज़ल्ट रिवाइज़ हो गया तो उसमें जो पहले उसने 5 नंबर लेकर उसमें लगा हुआ है बंदा, और बाद में जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया उसमें वो पात्र नहीं था तो उसको नौकरी से बाहर कर दिया गया, तो ऐसे में वो फिर दोबारा से 5 नंबर के लिए एलिजिबल होगा। ये इसमें ऐड किया गया है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ये किया है कि यदि किसी समय पर ग्रुप ग या तथा घ पदों की सामान्य पात्रता परीक्षा की मेरिट सूची के लिए 2 या 2 से अधिक परिवार के सदस्य पात्र हो जाते हैं, मतलब कि एक ही परिवार के 2 हैं, जैसे मान लो 2 भाई हैं, वो दोनों ही 5 नंबर के लिए एलिजिबल हैं और दोनों ही 5 नंबर चाहते हैं, तो उनमें से जो बड़ा होगा ना उसको नंबर दिए जाएंगे, जो ज्येष्ठ या अग्रज होगा वो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अधिमान के प्रयोजन के लिए विचारा जाएगा। एक ये इन्होंने इसमें ऐड किया है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं इसमें कि मार्क्स कैसे कैसे बनते हैं तुम्हारे। तो वैसे तो वो पहले से ही अंडरस्टूड है कि भी ये देखो कि जैसे भाई मैक्सिमम 5% का ही हकदार होगा, चाहे कि वो उसको मतलब कि अलग अलग, जैसे कि उसके एक्सपीरियंस के भी नंबर हैं और उसका सरकारी नौकरी वाले भी 5 नंबर हैं और वो फादरलेस भी है तो भी उसको मैक्सिमम 5 नंबर ही मिलेंगे। वो इन्होंने एग्जांपल के यहाँ दे के बताया गया है कि जैसे कि वो 52 नंबर का हकदार था वैसे तो अलग अलग कैटेगरी में, लेकिन उसको मैक्सिमम 20 ही मार्क्स दिए हैं, 300 + 20 करके 400 में से 320। और यहाँ पर एक देखने की बात ये है कि ग्रुप सी में मैक्सिमम मार्क्स इन्होंने बताए हैं कि ग्रुप सी के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स होंगे 400। ठीक है। और जबकि ग्रुप डी में इन्होंने बताया है, जो एग्जांपल दिया है ग्रुप डी का ये रहा, ग्रुप घ पद का सामान्य पात्रता परीक्षा स्कोर का कुल कितना है, 100 नंबर का है। ठीक है। इसमें ये देखिए 100 नंबर। तो इसमें ये पता चलता है कि जो ग्रुप सी का पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा, जो ग्रुप डी का होगा वो पेपर 100 नंबर का होगा। इसमें यही कुछ काम की बातें मुझे लगी थी जो इसमें चेंज किए हैं, बाकी सारा पहले वाला ही है। और फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।